दर्पण। वो क्या है? दर्पण। जो अभी बार बार आप यूज सुन रहे हैं ना, समतल दर्पण, समतल दर्पण, तो पहले समझ लीजिए कि दर्पण होता क्या है। दर्पण होता क्या है, ठीक है। तो दर्पण को समझ लीजिए कि दर्पण जो है, दर्पण एक ऐसा युक्ति है या फिर एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो प्रकाश के क्या है, जो प्रकाश के परावर्तन के, जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है या फिर नियमों का पालन करती है, नियमों का। दर्पण एक ऐसा यंत्र है पालन करता है। ये देखिए, तो ये दर्पण हो गया, ठीक है। क्या बोले हैं? दर्पण एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो प्रकाश के नियमों का पालन करता है। ये दर्पण जो है अपना दो टाइप का होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। ठीक है। समतल दर्पण के बारे में हम पढ़ते हैं, अभी गोलीय दर्पण के बारे में इसके आगे हम पढ़ेंगे कि समतल दर्पण पहले समझ लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण मतलब क्या? एक गोले टाइप का होगा और इस गोले टाइप में क्या होगा, अपना कोई दर्पण बनेगा। इसको कैसे? जब इसको दो भाग में काट देंगे तब ये अलग अलग दर्पण बनेंगे, उसको हम बताएंगे बाद में। पहले हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका एक भाग क्या होता है? रंजित किया गया रहता है। रंजित का मतलब क्या? कलई। क्या 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 होता है? कलई, कलई किया गया रहता है। अब इसको समझते हैं हम लोग कि इसमें प्रतिबिंब बनता कैसे है, ठीक है। घर में सभी लोगों के घर में क्या होगा? सभी लोगों के घर में तो ऐसा दर्पण तो होता ही है। आप समझिए, यहां पर एक हम मिरर लिए हैं, समतल दर्पण। कौन सा मिरर लिए हैं? समतल। अब देखिए होता क्या है, इसकी क्या विशेषता है। होता ये है कि ये एक सरफेस है, ये सतह है। देखिए हम यहां पर जो बता रहे हैं उस बात को समझिए। यहां पर हम ऐसा मान रहे हैं कि कोई लड़का है, ठीक है, ठीक है। और अब होता क्या है कि ये जैसे ही समतल दर्पण के सामने जाता है तो क्या होता है कि इसे एक अपने जैसा ही आदमी इसके पीछे दिखाई देता है। देता है? सभी लोगों को देता है, ऐसा तो नहीं है ना किसी को दिखाई देगा, सभी लोगों को दिखाई देता है। फिगर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, तो फिगर पे नहीं जाएंगे, भावनाओं को समझेंगे। यहां पर देखिए, तो होता क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति दर्पण से अगर डी डिस्टेंस मतलब समझते हैं ना, डी को छोड़िए, यहां पर आप इसको ऐसे समझिए कि x मीटर, कितना x मीटर दूरी पर है। कितने मीटर दूरी पर? x मीटर पर। यदि ये व्यक्ति दर्पण से x मीटर की दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब भी x मीटर की ही दूरी पर बनता है। इस बात को समझिए। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप दर्पण में देखते होंगे अपना फेस तो क्या है, अगर आप दर्पण को दर्पण में देखते हैं तो आपके जैसा तो उसमें फिगर दिखाई देता ही है, लेकिन होता क्या है कि आप उससे दूर भागते हैं। अगर आप दर्पण यहाँ पे है, अगर आप पीछे भागते हैं तो क्या होगा, आपका प्रतिबिंब भी पीछे की तरफ भागता है। अगर आप आगे जाते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी आगे की तरफ बढ़ता है। उससे आप क्लियर कर सकते हैं कि यदि आप जो है दर्पण से x मीटर की दूरी पर हैं तो आपका प्रतिबिंब भी कितने मीटर की दूरी पर होगा? x मीटर की ही दूरी पर होगा। इसके अलावा दो तीन पॉइंट्स और समझिए। तो यहां से हमारा क्या क्लियर हुआ कि वस्तु दूरी जो होती है वो किसके बराबर होती है? प्रतिबिंब दूरी के। इस बात को
याद कर लीजिएगा, वस्तु दूरी जो होती है वो प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी जो होगा वो प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि आप अगर समतल दर्पण में, अगर आप समतल दर्पण में इधर आगे की तरफ बढ़ते हैं, समतल दर्पण की तरफ आगे की ओर, ठीक है, तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आप ऐसा समझिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो समतल दर्पण में दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर है या फिर 100 मीटर की दूरी पर है, कितने? 100 मीटर की दूरी पर, तो सवाल पूछता है कि बताइए कि उस व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है। क्या पूछता है सवाल कि यदि कोई आदमी है, ये आदमी इस समतल दर्पण से 100 मीटर की दूरी पर है, तो पूछ रहा है कि इस आदमी और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम अभी बताए हैं कि अगर ये व्यक्ति दर्पण से 100 मीटर की दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब भी कितने पर बनेगा? 100 मीटर की ही दूरी पर बनेगा। तो यानी कि टोटल यहाँ पे कितना डिस्टेंस हो गया? 200 मीटर। तो ये अपना आंसर हो गया। लेकिन सवाल जो है ये बहुत इजी था। सवाल जो बोर्ड में देता है वो कैसे देता है? वो सवाल देता है कि ये एक आदमी जो है वो 100 मीटर की दूरी पर है, दर्पण से कितने मीटर की दूरी पे है? 100 मीटर की दूरी पर। ये दर्पण की तरफ 30 मीटर, कितना मीटर? 30 मीटर आगे की तरफ गया और उसके बाद वो रुक गया। 30 मीटर जाने के बाद रुक गया, मतलब क्या? ऐसा समझिए कि यहां से चला और यहां तक पहुंच गया। तो पूछता है कि अब बताइए कि इसमें दर्पण से इस व्यक्ति की दूरी कितनी है, दर्पण से इस व्यक्ति की दूरी कितनी है। और दूसरा सवाल पूछता है कि इस व्यक्ति और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है। दो सवाल पूछे हैं। पहला क्या पूछे हैं कि दर्पण से इस व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी है, और दूसरा सवाल है कि इस व्यक्ति और इसका प्रतिबिंब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो पहला हम समझेंगे कि डिस्टेंस कितना था? 100 मीटर। कितना था? 100 मीटर। और जैसे ही ये 30 मीटर चला, यानी कि ये अब डिस्टेंस कितना हो गया? 70। जब ये 70 हो गया तो इसकी प्रतिबिंब दूरी भी कितनी होगी? 70 ही होगी। यानी कि अब हम बोल सकते हैं पहले सवाल का जवाब कि दर्पण से इस व्यक्ति की दूरी जो है वो 70 मीटर है, और इस व्यक्ति और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 70 और प्लस 70, इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 140 मीटर। कितना हो जाएगा? 140 मीटर, यानी कि 140 मीटर हो जाएगा। अब देखिए इन सभी बातों को आप समझ लिए होंगे अच्छे तरीके से। नहीं समझे हैं तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से पीछे से देख लीजिएगा। अब देखिए, अब दूसरा बात बता रहे हैं, उस बात को समझिए। अब होता क्या है कि कोई आदमी जो है, कोई आदमी 50 की स्पीड से है, ये कोई आदमी है, ये 50 की स्पीड से चल रहा है। कितने की स्पीड से? 50 की स्पीड से चल रहा है। और कोई दूसरा आदमी है, ये 60 की स्पीड से चल रहा है। कितने की स्पीड से? 60 की स्पीड से। ये ए है, ये बी है, ये 50 की स्पीड से है और ये 60 की स्पीड से है। आप 50 मीटर प्रति सेकंड मान सकते हैं, ये भी 60 मीटर प्रति सेकंड मान सकते हैं। तो आपसे पूछते हैं कि यदि ये भी इसी दिशा में जा रहा है, ये भी इसी दिशा में जा रहा है, तो आप बताइए कि अगर ये वाला आदमी है, इस वाले आदमी को इस व्यक्ति की चाल कितना किलोमीटर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप ऐसे समझिए, मैं भी जा रहा हूँ, वो भी जा रहा है। अगर मैं 50 से हूँ, वो 60 से है, तो मैंने तो 50 तो ऑलरेडी कवर कर लिया है। बचा कितना है? 10 मीटर बचा है। यानी कि मुझे उस व्यक्ति की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड दिखाई देगा। यानी कि क्या, अगर ये 50 से जा रहा है, ये 60 से जा रहा है, तो 50 तो ऑलरेडी ये कवर कर चुका है। अंतर कितने का है? 10 का। यानी कि इस व्यक्ति को इसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। ये बात है। अब इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये भी 50 से है, ये 50 से है और ये भी 50 से है, दोनों 50 से है। अगर मैं भी 50 से जाऊं, ये भी 50 मीटर प्रति सेकंड से जाए, मैं भी 50 से और ये भी 50 से, दोनों आदमी 50-50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाएंगे, तो क्या होगा? मुझे उसकी स्पीड 0 दिखाई देगी और उसकी मुझे स्पीड क्या दिखाई देगी? 0। ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और कंसेप्ट है, उसको समझिए। होता ये है कि अगर आप इधर 50 की स्पीड से जा रहे हैं, 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से,
और इधर से कोई आदमी आ रहा है, ये भी 50 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आ रहा है। तो आपको बताना है कि ये एक दूसरे को कब पार कर जाएंगे, ये एक दूसरे को कब पार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें पार तो करेंगे, चलिए ठीक है। यहाँ पर हमें सिंपल सा बात समझना है कि यहाँ पर इन दोनों की चाल क्या होगी। तो चाल से समझना है, तो चाल से आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर ये 50 से जा रहा है और ये भी 50 से आ रहा है, तो यहाँ पर चाल जो होगा वो जुट जाता है और इसका चाल क्या हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि हम सिंपल बात बताना चाह रहे हैं कि यदि अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, और अगर एक ही डायरेक्शन है तो चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए होता क्या है, इस पर रिलेटेड सवाल देखिए कैसे होता है। सवाल ये है कि एक आदमी दर्पण की तरफ v स्पीड से चला, कितना तक, v स्पीड से चला। तो आपको बताना है, ये v स्पीड है, तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब कितने स्पीड से जाएगा। तो आपको तुरंत समझ लेना है कि अगर ये v स्पीड से जाएगा तो ये भी क्या होगा, v स्पीड से जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो इसके सापेक्ष अगर देखा जाएगा तो कहेंगे कि यदि आप दर्पण की तरफ v स्पीड से जा रहे हैं, दर्पण की तरफ आप v स्पीड से जा रहे हैं, कितने से, v स्पीड से जा रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब जो है, तो प्रतिबिंब आपका 2v स्पीड से जाएगा, कितने से, 2v से, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। आप v से जा रहे हैं, वो भी v से जा रहा है, लेकिन इसको आप देखिएगा तो ये v और v प्लस यानी कि 2v स्पीड से ये आपको आता हुआ दिखाई देगा अपनी तरफ, कितने स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, 2v स्पीड से। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। यहां पर लिख देते हैं, अगर v स्पीड से आप जाते हैं तो प्रतिबिंब कितने से दिखाई देगा, v स्पीड यदि वस्तु का है, वस्तु अगर v स्पीड हो तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, 2v स्पीड से आपकी तरफ आएगा, 2v स्पीड से प्रतिबिंब आएगा, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए होता क्या है, तीसरा पॉइंट समझिए। तीसरा पॉइंट जो है, ये दर्पण में अगर आप देखते हैं तो आपका सिर की जगह सिर है, पैर की जगह पैर है, इसमें सिर की जगह सिर है, पैर की जगह पैर है। यानी कि क्या, ये आपका जो प्रतिबिंब बनाया है ये सीधा बनाया है। कैसा बनाया है, सीधा बनाया है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनाया है, सीधा बनाया है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर सीधा, यहाँ पर सिर है तो यहाँ पर भी सिर है, पैर है तो यहाँ पे भी पैर है, मतलब क्या है, ये सीधा प्रतिबिंब बना रहा है। अगला बात क्या है कि अगर आप इसमें लेफ्ट हैंड उठाते हैं, अगर दर्पण के सामने आप अगर जाइएगा देखेंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो उसमें आपका राइट हैंड दिखाई देगा, और अगर आप राइट हैंड उठाते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर ये वाला हाथ उठाते हैं तो दर्पण में आपको ये बायां वाला हाथ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो गुण इसमें दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं पार्श्व रूप से उल्टा। यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व रूप से उल्टा होता है। किस रूप से, पार्श्व रूप से उल्टा होता है। ठीक है, आधा आधा पार्ट ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब ये वाला भाग उसमें उल्टा दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे समझ सकते हैं। इसके आगे जो है उसको आप समझिए कि इसमें अगर इसकी लंबाई h है तो आपको इसमें भी आपको ऊंचाई जो है वो h ही दिखाई दे रहा होगा, अगर आप फिगर को गौर से देखिएगा तो। यानी कि ये पांचवा पॉइंट क्या है कि समतल दर्पण में क्या है, वस्तु का आकार या फिर वस्तु की ऊंचाई जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। किसकी ऊंचाई के बराबर, अब देखिए यहां पर इसमें क्या बता रहे थे कि वस्तु की ऊंचाई जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। इसके साथ साथ अब देखिए, अब सवाल कैसे पूछता है, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जैसे कि अब बोलता है कि ये एक सतह है और ये भी एक सतह है, दोनों पे
दो दर्पण लगे हुए हैं, ये एक इस साइड में लगा है और ये एक इस साइड में लगा है। मतलब क्या, दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर लगे हुए हैं। कितने पर? 90 डिग्री के कोण पर लगे हुए हैं। तो अगर इसमें कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हो जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। हालांकि हम बता देते हैं, यहां पर एक प्रतिबिंब बनेगा, फिर इसका एक यहां पर प्रतिबिंब बनेगा और इन दोनों के बीच में एक पीछे प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3। ये 1, ये 2 और ये 3। कैसे आता है उसको समझ लीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है 360/θ -1। ये एक गोल्डन फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लीजिएगा कि 360/θ और -1, यहां पर थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन 2 मीटर, या फिर हाँ ऐसे याद रख लीजिएगा। दो दर्पणों के बीच का जो कोण होगा उसे हम थीटा कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये स्थिति जो है एक सममित स्थिति में क्लियरिफाई होता है। आप ऐसे समझिए, सममित का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक गोला लिए हैं, या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक ऐसा भाग लिए हैं, तो अगर आप ऐसे काट देते हैं इसको, तो ये पहला भाग जो है इसको पूरी तरह से ढक लेगा। इस स्थिति को हम सममित कहते हैं। क्या कहते हैं? सममित कहते हैं। तो इसी को आप समझिए यहाँ पर कि इसको आप अगर ऐसे मोड़ते हैं इन दोनों को, तो क्या होगा? ये एक दूसरे को ढक लेंगे। ढकेंगे कि नहीं ढकेंगे? तो इस वाली स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? सममित कहते हैं। क्या कहते हैं? सममित कहते हैं। आगे समझिए। और विसम्मित यानी असम्मित जो होता है, असम्मित की स्थिति का मतलब ये है कि अगर ऐसे और ऐसे है और कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, यानी कि क्या, ये अगर ऐसे है तो अगर आप इसको मोड़ते हैं तो क्या होगा? एक साइड तो ढक लेगा, लेकिन एक साइड जो है खाली रह जाएगा। तो ये असम्मित वाली स्थिति है। तो जब भी असम्मित वाली स्थिति आती है तो उस समय अपना जो आंसर होता है उसे हम 360/θ वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। उसमें -1 का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें जो सममित है ये किसके लिए वैलिड है? सममित के लिए वैलिड है। किसके लिए? सममित के लिए। और ये जो है असम्मित के लिए। और जरा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, असम्मित बोल तो दिए हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मान कभी भी सम संख्या नहीं आएगा। इसका मान कभी भी सम संख्या नहीं आएगा। हमेशा जो आंसर होगा इसका विषम संख्या में होगा। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हम ऐसे सवाल देते हैं कि अगर दो दर्पणों के बीच का कोण 40 डिग्री है, कितना है? 40 ना लीजिए, इसको आप ले लीजिए 60 डिग्री है। कितना? 60 डिग्री है। तो आपको बताना है कि इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, और ये असम्मित वाली स्थिति है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही आप इसको कटाइएगा तो क्या आ गया? आंसर आ गया आपका सम। क्या आ गया? सम। लेकिन ये असम्मित की जब स्थिति में होगी तो सम, तो अपना 6 जो है, ये 6 आंसर जो है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सम संख्या आ गया। और हम अभी क्या बोले हैं कि असममित की स्थिति में सम संख्या अपना आंसर नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे? एक इसमें से माइनस कर देंगे। 6 - 1 = 5 और ये हो जाएगा अपना आंसर 5। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। अब सवाल जो है सममित वाला, क्वेश्चन में सममित नहीं लिखा रहता है तो आपको तुरंत समझ लेना है कि अगर नहीं लिखा है तो वो सममित ही है। और अगर असम्मित जो है, असम्मित वाला हमेशा लिख के देता है कि ये दो दर्पण जो है असम्मित स्थिति में 90 डिग्री या फिर 40 डिग्री या फिर 60 डिग्री पर एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो उसमें बताइए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रकार जो है सवाल आपको पूछे जाते हैं आपके किताब में। ठीक है, अब देखिए सवाल जो है आगे समझिए, थोड़ा सा और है, 2 मिनट समझिए। यहाँ पर क्या है, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यह अगर एक दर्पण आपको इस दीवार पे है और एक दर्पण इस दीवार पे है, तो इसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। अगर आप ऐसे समझिए कि एक मेरे आगे दर्पण है, समतल दर्पण, और एक मेरे पीछे है, तो इसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो आपको बता दें कि जो फॉर्मूला था 360/θ -1 इसी पे ही आएगा। अगर हम बीच में हैं तो इसमें बनने वाले कोणों की संख्या क्या है? कोण जो है
वो थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री। तो अपना जो मान आएगा 360/0 -1, जब आप 0 से 360 में भाग दीजिएगा तो आंसर आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या, अनंत। इनफाइनाइट का मतलब क्या, अनंत। यानी कि अगर सवाल आपसे पूछ दे कि दो दर्पण अगर एक दूसरे के समांतर हो, ये समांतर है ना ऐसे और ऐसे, तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, जब ये समांतर है तो इसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। इसके अलावा एक और सवाल देता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि अगर ये समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होती है, इस समतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होती है। आप क्या जानते हैं कि अगर ये वृत्त है तो इस वृत्त में ही त्रिज्या होता है ना, लेकिन अब इसमें त्रिज्या कहां से आएगा, तो इसको आप ऐसे समझिए कि इस ये जो दर्पण है, इस दर्पण को मान लीजिए कि ये है, इसको आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इसको भी आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो आप ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, मान सकते हैं कि ये आगे जाके कहीं ऊपर जाके मिलेगा, ऐसे जाके मिलेगा ना। तो जब ये आगे ऊपर जाके मिलेगा तो आप उसको ऐसे समझिए कि वह ये कहां मिलेगा, अनंत पे मिलेगा। कहां मिलेगा, अनंत पे। जब ये अनंत पे मिलेगा तो हमारी त्रिज्या भी क्या होगी, अनंत होगी। यानी कि समतल दर्पण जो है, इस समतल दर्पण की त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स जो है आपको किससे पूछे जाते हैं, समतल दर्पण से। ये सारे पॉइंट्स आपको किससे पूछे जाते हैं, समतल दर्पण से। हम क्या क्या बोले एक बार और फिर रिपीट कर देते हैं। वस्तु दूरी जो है प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। मतलब क्या, यदि दर्पण से आप x मीटर की दूरी पर हैं तो प्रतिबिंब भी अपना कितने पर बनता है, x मीटर की दूरी पर। वस्तु दूरी जितना होगा प्रतिबिंब दूरी उतना ही होगा। दूसरा, अगर आप दर्पण की तरफ v स्पीड से जा रहे हैं, कितने स्पीड से, v, तो आपका प्रतिबिंब कितने स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, 2v स्पीड से। ठीक है। अगला बात कि आपका प्रतिबिंब जो है वो सीधा होता है, सिर के जगह पर सिर, पैर के जगह पर पैर दिखता है। ठीक है। तो यानी कि प्रतिबिंब अपना कैसा होता है, सीधा होता है। इसके साथ साथ अब आपको बता दें कि ये आप इसमें लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो इसमें राइट दिखाई देता है, और राइट उठाते हैं तो इसमें क्या दिखाई देता है, लेफ्ट। यानी कि क्या, ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो पार्श्व रूप से क्या बनाता है, उल्टा बनाता है। और अगला बात क्या है कि यदि वस्तु की ऊंचाई h है तो प्रतिबिंब की भी ऊंचाई कितनी है, h ही है। मतलब क्या, प्रतिबिंब जो बना है वो अपना समान लंबाई का बना है। ये हम ऊंचाई लिखे हैं, इसको समझ लीजिएगा। ये प्रतिबिंब जो है, वस्तु की जो लंबाई है वो प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होता है। और इसमें जो लास्ट बात है उस बात को समझ लीजिए कि सीधा प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा आभासी होता है। याद रखिएगा, ये आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है कि सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। आभासी मतलब क्या, आप उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ऐसी ही घटना आपको किसमें मिलती है, समतल दर्पण में। ठीक है। इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।